हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन कैसे रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन को पहचानते हैं, आज हमें इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा ले सकें। अगर आप हमसे कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से लोहिया क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप के माध्यम से चाहे आईआईटी हो, नीट हो या 11th-12th फाउंडेशन हो, उसके लिए हम कंप्लीट कोर्स आपको पढ़ाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है या कोई रिएक्शन इरिवर्सिबल है। तो ये बात कैसे पहचानेंगे, तो पहला है एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच जो भी रिएक्शन होगी वो सभी रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl, इसकी रिएक्शन NaOH से कर दीजिए और HCl NaOH आपस में मिल जाएगा तो NaCl और वाटर बनेगा। अब देखिए HCl ये एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच जो रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। एसिड बेस आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनता है। और एसिड बेस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो, बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, ऐसी सभी रिएक्शन को कहा जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, तो हम आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक हम आपको पढ़ाएंगे। तो अगर आपको छोटी छोटी बातें नहीं पता तो आप उनको भी सीखते चलिए। जिसको ये बातें पता होंगी उसका रिवीजन होगा और जिसको नहीं पता होगी वो इन सब बातों को सीखते हुए चलेगा। जैसे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो एसिड बेस की रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनता है। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो इनसे सॉल्ट और वाटर बनता है। क्लियर? इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एसिड क्या होते हैं, एसिड वो होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो एचाइन डोनेट करते हैं, उनको कहा जाता है एसिड। अभी हम आपको एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तब एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि ऐसी स्पीसीज जो एचाइन डोनेट करती हैं उनको कहा जाता है एसिड। जो OH आयन डोनेट करे ऐसे सभी सब्सटेंस को कहा जाता है बेस। और एसिड बेस के मिलने से जो बने उसको कहा जाता है सॉल्ट। अब सॉल्ट 3 टाइप के होते हैं। पहला, अगर सॉल्ट ना तो H आयन डोनेट करे और ना ही OH आयन, H आयन OH आयन कुछ भी डोनेट ना करे तो ऐसे सॉल्ट को कहा जाता है नॉर्मल सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट को कहा जाता है नॉर्मल सॉल्ट। अगर सॉल्ट H आयन डोनेट करे तो ऐसे सॉल्ट को कहा जाता है एसिडिक सॉल्ट। और अगर सॉल्ट OH आयन डोनेट करे
तो ऐसे सॉल्ट को कहा जाता है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट। तो सॉल्ट तीन तरह के हो गए, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। तो एसिड बेस के मिलने से जो भी स्पेसीज बने उसको कहा जाता है सॉल्ट। अब अगर सॉल्ट ना तो एचाइन डोनेट करे ना ओएचाइन कुछ भी डोनेट ना करे तो उसको कहा जाता है नॉर्मल सॉल्ट। अगर एचाइन डोनेट करे तो एसिडिक सॉल्ट, ओएचाइन डोनेट करे तो बेसिक सॉल्ट। फिर से समझिए, ऐसी स्पेसीज जो एचाइन डोनेट करे वो एसिड, जो ओएचाइन डोनेट करे वो बेस, एसिड बेस के मिलने से जो बने वो सॉल्ट। अगर सॉल्ट ना तो एचाइन डोनेट करे ना ओएचाइन तो उसको कहा जाता है नॉर्मल सॉल्ट। अगर एचाइन डोनेट करे तो एसिडिक सॉल्ट, ओएचाइन डोनेट करे तो बेसिक सॉल्ट। और अब हम यहाँ बहुत सारे सॉल्ट लिखेंगे तो आपको ये बताना होगा कि इनमें कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा सॉल्ट बेसिक है और कौन सा सॉल्ट नॉर्मल है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, जैसे NaCl है, Na2CO3 है, NaHCO3 है, Na3PO4, Na2HPO4, NaH2PO4, MgCl2 और MgOHCl। ये हमने बहुत सारे सॉल्ट लिखे। अब आपको इसमें ये बताना होगा कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा सॉल्ट बेसिक है और कौन सा सॉल्ट नॉर्मल है। अब आप ये देखिए कि इसके पास ना तो H है ना OH है, तो ये ना तो एचाइन डोनेट कर पाएगा ना ही ओएचाइन, इसलिए इसको कहेंगे नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट। इसी तरह इसके पास भी एचाइन ओएचाइन नहीं है तो इसलिए किसी को डोनेट नहीं कर पाएगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, नॉर्मल सॉल्ट। अब आप देखिए, इसमें ये सॉल्ट है लेकिन इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो एचाइन डोनेट करेगा। और अगर एचाइन डोनेट करेगा तो इसको क्या कहेंगे, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट। इधर देखिए, ये वाला इसके पास हाइड्रोजन और ओएचाइन नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा, नॉर्मल सॉल्ट है। ये वाला देखिए, इसके पास हाइड्रोजन है तो एचाइन डोनेट करेगा, इसके पास भी हाइड्रोजन है तो ये एचाइन डोनेट करेगा। और अगर एचाइन डोनेट करेगा तो ये क्या कहलाएंगे, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट। इसके पास ना तो हाइड्रोजन है ना ही OH है, इसलिए क्या कहलाएगा, नॉर्मल सॉल्ट। इसके पास OH आयन है और अगर OH आयन है तो फिर ये OH आयन डोनेट करेगा, और अगर OH आयन डोनेट करेगा तो ये क्या कहलाएगा, बेसिक सॉल्ट। तो इस तरीके से हमें डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा सॉल्ट बेसिक है और कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल है, नॉर्मल है। तो एसिड बेस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर एसिड बेस में दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो रिएक्शन हमेशा इरिवर्सिबल होगी। दूसरी रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
सेकंड रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप देखिए इसके नाम में लिखा है थर्मल। थर्मल मीन्स होता है हीट। तो ऐसी रिएक्शन जो हीट की प्रेजेंस में हो, ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हीट के बेसिस पर रिएक्शन दो तरह की होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो जिन रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है उनको कहा जाता है एंडोथर्मिक, और जिन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उनको कहा जाता है जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, और अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो डेल्टा एच की। एक्सोथर्मिक उसको कहा जाता है जिसमें हीट रिलीज होगी, और अगर हीट रिलीज होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव। तो रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब हो वो एंडोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज हो वो एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव। तो थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स होता है ब्रेकिंग। जैसे मान लीजिए दो एटम हैं, इन दो एटम के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगी। तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होगी तो हमेशा हीट एब्जॉर्ब होगी, और ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इर्रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो ये सभी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव। तो ऐसी रिएक्शन जो हीट के प्रेजेंस में हो वो थर्मल। जिन रिएक्शन में प्रोडक्ट में कम से कम एक प्रोडक्ट गैस हो और रिएक्शन ओपन वेसल में हो, ऐसी सभी रिएक्शन को कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर इर्रिवर्सिबल। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड है, अगर हम इसको हीट करें तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अच्छा, CO2 क्या है, गैस। रिएक्शन ओपन वेसल में हो रही है, इसलिए CO2 एटमॉस्फेयर में इस्केप कर जाएगा, तो रिएक्शन क्या होगी, इर्रिवर्सिबल। जैसे KClO3, इसको हीट कर दीजिए तो KCl प्लस O2, ऑक्सीजन गैस है, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट, इसको हीट कर दीजिए तो लेड ऑक्साइड बन जाएगा प्लस NO2 प्लस O2 गैस बनेगा। और इसलिए ये सभी रिएक्शन क्या कहलाती हैं, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। तो तीसरी कैटेगरी है, तीसरे टाइप की रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शन होंगी वो सभी रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती, इर्रिवर्सिबल।
अब आप देखिए रिडॉक्स रिएक्शन में दो, एक रिडक्शन होता है और दूसरा ऑक्सीडेशन। ऐसी सभी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो, ऐसी सभी रिएक्शन को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। और सभी रिडॉक्स रिएक्शन दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू रिडॉक्स रिएक्शन। तो जिसमें रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो, ऐसी सभी रिएक्शन को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए रिडक्शन किसको कहा जाता है? जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिक्रीज कर जाए तो उसको कहा जाता है रिडक्शन, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाए तो ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाती है, क्लियर। और ऐसी सभी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होता है ऑक्सीडेशन भी होता है, ऐसी सभी रिएक्शन को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। और सभी रिडॉक्स रिएक्शन आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। सभी रिडॉक्स रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल FeCl3 SnCl2 FeCl2 SnCl4 इधर 2, क्लियर। अब आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद चेक कर लीजिए कि रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन। और जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो तो ऐसी रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब आप देखिए Cl पे 1 चार्ज होता है और एक Cl पर 1 तो 3Cl पर 3 और अगर इस पे 3 होगा तो इस पे 3 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप 10th में पढ़े होंगे। एक Cl पर 1 तो 2Cl पर 2 तो इस पे क्या होगा 2 इधर देखिए 2 तो इस पे 2 एक Cl पर 1 तो 4Cl पर 4 और अगर इस पे 4 है तो इस पे 4 अब आप देखिए Fe3 से Fe2 इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से क्या हो गई +2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गई। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगी तो इसको क्या कहेंगे रिडक्शन। यहाँ देखिए +2 से +4, यहाँ +2 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गई। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी तो इसको क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा, ऐसी सभी रिएक्शन को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। और सभी रिडॉक्स रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं? जैसे दो कंपाउंड हैं, उन दो कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन को आप आपस में मिक्स कर दीजिए और अगर मिक्स करने के बाद उस सॉल्यूशन में कोई सॉलिड सब्सटेंस बन जाए
तो उसी सॉलिड को कहा जाता है प्रेसिपिटेट। और ऐसी सभी रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है उनको कहा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और सभी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल AgNO3 एक्वस NaCl एक्वस, इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए, ये आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, रिएक्शन करके AgCl का सॉलिड प्रेसिपिटेट बनेगा और NaNO3 बनेगा, ठीक। और AgCl का कैसा प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट PPT, इसका वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उनको कहा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसी तरह से बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए, H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, आपस में रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करके क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट सॉलिड, इसका प्रेसिपिटेट बनेगा और HCl बाहर, और बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, इसका कैसा प्रेसिपिटेट होता है, वाइट। और ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो हमने 4 कैटेगरी आपको बताई, 4 कैटेगरी, और इनमें से जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आप इन्हीं में से मैच कर लीजिए, और जिस कैटेगरी से वो मैच करेगा अगर इन 4 कैटेगरी में आएगा तो वो सभी रिएक्शन क्या होगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच रिएक्शन होगी तो इरिवर्सिबल रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इरिवर्सिबल, रिडॉक्स रिएक्शन इरिवर्सिबल, डबल डिस्प्लेसमेंट या प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। अब हमें जानना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। तो एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल, इसमें पहला है फर्स्ट इज रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, और एसिड बेस के बीच रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस दोनों में कम से कम एक वीक होना चाहिए, या तो एसिड वीक हो या बेस वीक हो या दोनों वीक होंगे तो रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल होगी। तो एटलीस्ट वन शुड बी वीक, कम से कम 1 वीक होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखिए एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, इसकी रिएक्शन NaOH से कर दीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक। एसिड बेस आपस में रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बन जाएगा CH3 COO Na और वाटर बनेगा। तो इस तरह से अगर साइन हो तो वो रिवर्सिबल को रिप्रेजेंट करता है, और अगर सिंगल एरो हो तो वो इरिवर्सिबल को रिप्रेजेंट करता है। तो एसिड बेस या तो दोनों वीक हो या दोनों में से कोई भी एक वीक होगा
तो रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल होगी। दूसरा है थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। थर्मल डिसोसिएशन। अब आप देखिए, अभी हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़े। हमने कहा थर्मल मीन्स हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन, और अगर रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होगी तो ऐसी सभी रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो इसमें थर्मल डिसोसिएशन है, तो थर्मल मीन्स हीट की प्रेजेंस में है तो एंडोथर्मिक होगा। तो डिसोसिएशन रिएक्शन क्लोज्ड वेसल में होती है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन ओपन वेसल में होती है, तो ये भी एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक। और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, एंडोथर्मिक डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल PCl5 गैस, ये डिसोसिएट होगा PCl3 प्लस Cl2 ट्वाइस NH3 से N2 प्लस 3H2 गैस ट्वाइस HI से H2 गैस प्लस I2 गैस, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, इसको हीट कर दीजिए तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो ये सभी रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं। तो ये थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन है, क्लोज्ड वेसल में हो रही है, और अगर क्लोज्ड वेसल में होगी तो रिवर्सिबल। जैसे ये रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, ये इरिवर्सिबल भी है और रिवर्सिबल भी है। अगर रिएक्शन ओपन वेसल में होगी तो इरिवर्सिबल, और अगर क्लोज्ड वेसल में होगी तो रिवर्सिबल। अब आप देखिए, इन रिएक्शन में आपने देखा है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट सभी गैस है। देखिए इसमें भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस है, इसमें भी HI गैस होता है और प्रोडक्ट भी गैस है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सभी एक ही फेज में है, और ऐसी रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक ही फेज में हो, ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है होमोजीनियस रिएक्शन। तो इस इक्विलिब्रियम को कहेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। इसको कहेंगे हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम उसको कहा जाता है जिसमें फेज कितना हो 1। तो जिन रिएक्शन में फेज 1 यानी सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक ही फेज में हो, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर फेज 1 से अधिक हो तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब आप इसमें देखिए, इसमें एक फेज सॉलिड है और दूसरा गैस है, तो फेज 1 से अधिक है, और अगर 1 से अधिक है तो ये क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। और इसमें फेज हमेशा ग्रेटर देन 1। तो अब आप समझ गए होंगे कि इक्विलिब्रियम दो तरह का होगा, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो अगर इक्विलिब्रियम में फेज 1 होगा तो होमोजीनियस, फेज 1 से अधिक होगा तो हेट्रोजीनियस। तीसरी कैटेगरी है नेक्स्ट है एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन।
थर्ड इज एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन ऐसी सभी रिएक्शन जिसमें एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करके एस्टर बना दे, ऐसी सभी रिएक्शन को कहा जाता है एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। और सभी एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन आर रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ये है R1COOH, ये एसिड है, R2OH ये अल्कोहल है, और एसिड अल्कोहल आपस में मिलकर के एस्टर बना देता है। तो क्या होगा, एसिड का OH और अल्कोहल का H, एसिड का OH अल्कोहल का H आपस में रिएक्ट कर जाएगा तो वाटर बाहर हो जाएगा और क्या बनेगा, R1COOR2 प्लस H2O और दिस इज कॉल्ड एज एस्टर। और ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड अल्कोहल आपस में रिएक्ट करके एस्टर बना दे, ऐसी सभी रिएक्शन को कहा जाता है एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। और सभी एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन आर रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट है एवेपोरेशन रिएक्शन। एवेपोरेशन रिएक्शन। अब आप देखिए, जैसे वाटर है, ये लिक्विड होता है। अगर हम इस वाटर को हीट कर दें तो ये वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वेपर बन जाएगी। और फिर अगर वेपर को कूल कर दें तो वेपर फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड। तो लिक्विड से वेपर बन सकती है और वेपर से लिक्विड बन सकता है। तो ये प्रोसेस हमेशा दोनों डायरेक्शन में होगी, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज रिएक्शन। तो अगर रिएक्शन में आयन का एक्सचेंज होता है तो ऐसी रिएक्शन भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन, जैसे NaCl KNO3 आपस में रिएक्शन कर जाएगा तो NaNO3 और KCl बाहर। अब आप देखिए इसका आयन इसके पास पहुंच गया, इसका आयन इसके पास पहुंच गया, तो रिएक्शन में आयन का क्या हो गया, एक्सचेंज। और ऐसी रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज हो वो आयन एक्सचेंज रिएक्शन। और सभी आयन एक्सचेंज रिएक्शन आर रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने आपको बताया कि एसिड बेस के बीच रिएक्शन रिवर्सिबल होगी अगर एसिड या बेस या दोनों वीक हो, तो ऐसी रिएक्शन रिवर्सिबल। थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन रिवर्सिबल, एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन रिवर्सिबल, एवेपोरेशन रिएक्शन रिवर्सिबल और आयन एक्सचेंज रिएक्शन रिवर्सिबल। इसके अलावा हमने आपको ये बताया कि ऐसे इक्विलिब्रियम जिसमें फेज 1 हो उसको कहा जाता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, और जिसमें फेज 1 से अधिक हो उसको कहा जाता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे पहचानेंगे कि किसी रिएक्शन में कितना फेज है, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फेज इन गिवन रिएक्शन। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि किसी भी रिएक्शन में कितना फेज होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग
इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और इक्विलिब्रियम स्टेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से ये चैप्टर इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज इतना ही, इसको अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाते चलिए और उसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।